सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भाभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 51 से। दोस्तों, पार्ट 1 हमने कंप्लीट 50 क्वेश्चंस खत्म कर लिया था पिछली क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। और ये जो प्रश्न है आपके, ये सभी के सभी आपके पवन सीरीज के प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं सब उसमें है। तो उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा दोस्तों, और इसको भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे भी एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। अब्ज शब्द का अर्थ है। अब्ज शब्द का क्या अर्थ है? शंख, कमल, कपूर या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, अब्ज शब्द का अर्थ शंख भी होता है, कमल भी होता है और कपूर भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इसके अलावा भी अगर हम अब्ज शब्द की बात करें तो अब्ज शब्द का अर्थ धन्वंतरी भी होता है, चंद्रमा भी होता है। ठीक है, तो ये सब भी इसी के तरीके से कह सकते हैं, इसी के अर्थ होते हैं। तो कमल, शंख, चंद्रमा, कपूर, ठीक है, ये सब अब्ज शब्द के अर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। क से म तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि क से लेकर के म तक के जितने भी व्यंजन है ये अस्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात करें तो तीनों श और ह आ जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो या, रा, ला और वा आ जाते हैं। और अगर संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छ, त्र, ज्ञ और श्र आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? आधीन, अधीन, आधीन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अधीन। अधीन शब्द जो है ये सबसे शुद्ध है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पर मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं। मांटेसरी विधि का उपयोग हम कहाँ करते हैं? मौन वाचन में, सस्वर वाचन में, लेखन शिक्षण में या उपर्युक्त सभी में। तो मांटेसरी विधि का उपयोग हम करते हैं लेखन शिक्षण में। ऑप्शन स यहाँ पर सही हो जाएगा। लिखने में सबसे अधिक मांटेसरी विधि उपयोग में आती है। क्वेश्चन नंबर 55 है। छ संयुक्त वर्ण किसके संयोग से बना हुआ है? तो छ जो है ये क और श से मिलकर के बना हुआ है। तो आप देखिए ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। ऑलरेडी पिछली क्लास में इसको आप 2 बार देख चुके हो। घन, आगार, कूट या पादप। तो राइट आंसर है कूट। क्वेश्चन नंबर 57 है। विरोध शब्द का विलोम है। तो विरोध मतलब किसी का आप अपोज कर रहे हो और इसका जो विलोम होगा, अपोजिट होगा, वो होगा समर्थन। किसी का विरोध तो किसी का समर्थन। ठीक है, और यही जो होता है जब चुनाव होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। स, श, श, ह व्यंजन क्या कहलाते हैं? अभी मैंने आपको बताया तीनों श और ह क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। अहि शब्द का अर्थ है सर्प, शार्दूल, नृप या भौरा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सर्प या सांप। ठीक है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है। स्थावर का विलोम है। इतनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। स्थावर मतलब कोई व्यक्ति जो स्थायी है एक जगह पर, और इसका विलोम होता है जंगम। जंगम मतलब जो हमेशा चलने फिरने वाला व्यक्ति होता है, कभी भी आप उसको एक जगह पर नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 61 है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। इसमें से शुद्ध शब्द कौन है? कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी या कुमुदनी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ब दिया हुआ है आप लोग के सीरीज में। ठीक है, और यही मैक्सिमम जगह पे माना गया, लेकिन कहीं कहीं कुमुदनी को भी सही माना गया। ये ऑलरेडी यूपी टेट के एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो कहीं मैक्सिमम जगह आपको कुमुदिनी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको कुमुदनी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप कुमुदिनी ही लगाइएगा क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने इसी को सही माना है। क्वेश्चन नंबर 62 है। भाषा संसार का नादमय चित्र है। यह कथन किसका है? तो भाषा संसार का नादमय चित्र है दोस्तों, ये कहा है सुमित्रा नंदन पंत ने। क्वेश्चन नंबर 63 है। देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता।
सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए या एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। दोस्तों देखिए जो सिरोरेखा है, आप देखिए सभी, अब बाबू राम लिखा हुआ है तो इसके ऊपर यहाँ पर देखिए सिरोरेखा लगाई गई है। सक्सेना लिखा हुआ तो सिरोरेखा लगा, अगर ये सिरोरेखा ना हो तो सारे के सारे जो वर्ण है वो हमें अलग दिखेंगे। तो सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक नहीं होता है और केवल अलंकरण के लिए नहीं होता है। एक तरीके से शब्द पूरा कंप्लीट हम पढ़ पाते हैं। अगर ये सिरोरेखा ना रहे तो ये शब्द हम पढ़ नहीं पाएंगे इकट्ठे, ठीक है। तो इसी वजह से इसका प्रयोग अनावश्यक नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन सा जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा कि यही लिखा हुआ है कि देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, तो ये नहीं है। बाकी और सब क्या है, विशेषताएं ही हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है व्यंजन, शब्द, स्वर या वर्ण। तो राइट आंसर है वर्ण या ध्वनि, ठीक है। तो ध्वनि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 है, वर्णमाला से आशय है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह से, यानी कि सबसे पहले वर्णमाला में आपको स्वर देखने को मिलते हैं अ से लेकर के अह तक, फिर उसके बाद व्यंजन शुरू होते हैं क से लेकर के ज्ञ तक, ठीक है। तो ये एक तरीके से वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 यानी कि 52 मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अयोग वाह है विसर्ग, अल्प प्राण, महाप्राण या संयुक्त व्यंजन। तो अयोग वाह अह, अंग, अह और विसर्ग को कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, ड़ और ढ वर्ण है, तो इन दोनों को हम उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में द्विगुण भी व्यंजन लिखा होता है, इनको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो ये दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, श का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों जो श है इसका जो उच्चारण स्थान है इस स का वो है तालु। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इच यशा नाम तालु, यानी कि छोटी ई, बड़ी ई, इसके अलावा जो च वर्ण है च, छ, ज, झ और श का, इस वाले श का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो यहाँ पर ये तालु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर, आनंद का विलोम है। तो विश्व, विषाद, अवनी या अर्पण। तो हर्ष, विषाद। तो आनंद का अर्थ ही हर्ष या खुशी होती है और इसी का विलोम विषाद होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ब जो है विषाद, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये बहुत एग्जाम में पूछता है। श्रृंगार हम कैसे शुद्ध लिखते हैं। तो ये ऑप्शन सा जो है श्रृंगार, ये सबसे शुद्ध लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 है, द्विज शब्द का अर्थ है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ये ऑलरेडी यूपी टेट के एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है कि द्विज शब्द का क्या अर्थ है, दांत, पक्षी, ब्राह्मण या इनमें से सभी। तो द्विज शब्द का अर्थ दोस्तों दांत, ब्राह्मण, पक्षी ये सभी होता है। तो ऑप्शन द इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, कबीर के सूफी गुरु कौन थे। शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौस या रहमान। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन अ हो जाएगा, शेख तकी। लेकिन दोस्तों अगर एग्जाम में पूछता है कि कबीर के गुरु कौन थे, ठीक है, कबीर दास के गुरु कौन थे, तो कबीर दास जी के जो गुरु थे वो थे रामानंद जी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में आप देखिए कहीं भी रामानंद जी दिया नहीं हुआ, यहाँ पर रहमान दे दिया। अगर यहाँ पर रामानंद जी दिया होता तो हम उसी को सही लगाते। तो याद रखिएगा कि कबीर दास जी के जो गुरु थे वो रामानंद जी थे। क्वेश्चन नंबर 74 है, क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है। दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा है और किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे ये। क्वेश्चन नंबर 75 है, मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई। तो दोस्तों मंगलसूत्र, बाकी रंगभूमि, कर्मभूमि, करबला, गोदान, गबन, ये सब इन्होंने लिखी थी लेकिन ये अधूरी रह गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आधा ही उन्होंने लिखा था मंगलसूत्र। क्वेश्चन नंबर 76 है, घड़ी साज शब्द है, देशज, शंकर शब्द, विकारी शब्द या रूढ़ शब्द। तो ये शंकर शब्द है। तो जो घड़ी है वो हिंदी भाषा का है और जो साज है ये फारसी भाषा का है, ठीक है। तो दो भाषाओं के शब्द अगर मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं तो इसे हम शंकर शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, रसाल पर्यायवाची है, यानी कि रसाल मतलब रस से भरा हुआ। तो कोयला, पान, आम या सगा भाई का। तो राइट आंसर है आम। आम का जो पर्यायवाची है वो रसाल होता है, ठीक है। अमृत फल भी इसको बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 78 है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहते हैं? तो जो जो जिस जिस भाई का जन्म पहले हुआ है वो अग्रज कहलाएगा, और जो भाई छोटा है जिसका बाद में हुआ है वो अनुज कहलाएगा। ठीक है। तो राम जी के जो भाई थे सब उनसे क्या थे? अनुज थे। और राम जी क्या थे? अग्रज थे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो अगर आपको डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 79 है, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोत्ती का क्या अर्थ है? इसका सिंपल सा अर्थ है कि गुण के विरुद्ध नाम का होना। आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो गुण के विरुद्ध नाम का होना। क्वेश्चन नंबर 80 है, अचरज शब्द का तत्सम रूप है। तो दोस्तों अचरज मतलब आश्चर्य, तो आश्चर्य शुद्ध किस में लिखा हुआ है? ऑप्शन सा में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं, तपस्वी का तद्भव रूप है, यानी कि इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है? तपस्वी का तपसी। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, सूरदास की रचना है, साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली या झरना? तो दोस्तों जो सूरदास की रचना है वो है दोस्तों साहित्य लहरी। ऑप्शन नंबर आ जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सूर सागर, सूर सरावली, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए, वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा या सुलेख के द्वारा? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का जो विकास है वो वार्तालाप के माध्यम से सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो वर्णमाला के द्वारा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपकी बुक है उसमें यहाँ पर ऑप्शन आ को ही सही दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए वर्णमाला के द्वारा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चों को पहले वर्णमाला के शब्दों को जब हम वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनको हम सिखा देंगे, उसके बाद उससे उन्हें हम बिना मात्रा वाले शब्दों को बनाना सिखाएंगे, जैसे कि स, ब और क मिलकर के सबक हो गया, क, म और ल मिलकर कमल हो गया। यानी कि भाषा का ज्ञान जो है बच्चों को हम कैसे देंगे, अगर इसकी बात करें हम, तो सबसे पहले बच्चों को हम वर्णमाला ही सिखाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर ऑप्शन आ को सही दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर भी हम ऑप्शन आ को ही सही लगाएंगे। हालांकि जब बच्चा स्कूल में शुरू शुरू में आता है तो पहले उससे हम बातचीत करके ही देखते हैं कि वो भाषा का उसको कितना ज्ञान है। ठीक है, उसके बाद जब वो कक्षा 1, 2, 3, 4 में जाता है तो धीरे धीरे उसके ऊपर हम मेहनत करना शुरू करते हैं। फिर उसको वर्णमाला का ज्ञान कराते हैं, वर्णमाला का ज्ञान हो गया, अक्षरों का। फिर उसके बाद बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना, फिर उसके बाद मात्रा के साथ शब्दों को पढ़ना सिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 पे अब आते हैं, रात्रि का पर्याय नहीं है, यामिनी, विभावरी, रैन या सौदामिनी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सौदामिनी। क्वेश्चन नंबर 85 है, विमुख का विपरीतार्थक शब्द? दोस्तों अगर हम विमुख का विलोम शब्द देखें तो ये होता है सम्मुख। क्या होता है? सम्मुख होता है। ठीक है, और जो उन्मुख शब्द है जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका जो अर्थ होता है दोस्तों देखिए ध्यान से, ऊपर मुंह करके, ऊपर ताकते हुए, उत्कंठा से देखते हुए, उत्कंठित, उत्सुक, उद्यत, तैयार। ठीक है, ध्वनित, मुख से बाहर आता हुआ। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो, इसका जो विपरीत अर्थ है वो उन्मुख भी दिया हुआ है, क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत सम्मुख से मिलता जुलता है। क्योंकि एक तरीके से इसमें भी उत्कंठा से देखते हुए या किसी का जैसे किसी से विमुख होना, यानी कि किसी से आपने एक तरीके से अपना रिश्ता खत्म कर लिया या उसकी तरफ आप देख ही नहीं रहे हो, उससे विमुख हो गए हो। और उन्मुख का मतलब उसकी ओर बढ़ना या उत्सुक होना, उससे मिलने के लिए तैयार होना। ठीक है, उत्कंठित या उत्सुकता से भरे होना। तो इस वजह से यहाँ पर जो देखिए आप ऑप्शन नंबर ब है ये थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता है। बाकी यहाँ पर सुमुख दिया हुआ है, सम्मुख अगर दिया होता तो सीधे हम ऑप्शन सा को ही लगाते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ब को भी लगाएंगे हम। ठीक है, ब को ही लगाएंगे क्योंकि और कुछ दिया ही नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर, आंखें खुला मुहावरे का क्या अर्थ है? तो होश में आना, सिंपल सी बात है, होश में आना, आंखें खुलना मतलब होश में आना। क्वेश्चन नंबर 87 है, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अति उपसर्ग है इसमें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, उर्दू, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी? तो मानक हिंदी का जो मूल आधार है वो है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर, दिए गए विकल्प में कौन सी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो भारती, शारदा, वीणा पाणी या भार्गवी? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, भारती, शारदा, वीणा पाणी यानी कि वीणा को धारण करने वाली,
शारदा माँ, ये तो हमको पता ही है, भारती, ये सब माँ सरस्वती के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो भार्गवी है ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो हरिप्रिया, सिंधुजा, पद्मा, भार्गवी, ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, तो इसी वजह से ऑप्शन द सही हो जाएगा, ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 है, भिक्षुक में प्रत्यय है, उक प्रत्यय है। आप देखिए छोटा उ और क है, तो यहाँ पर उक प्रत्यय, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। लघु मतलब छोटा, जैसे लघु स्वर और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर या हर्ष स्वर जिसको हम कहते हैं, तो लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा, तो ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम ईशान कहते हैं, और ये बहुत पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 93 है, हिंदी में स्वर होते हैं, तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 94 है, मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं, काकल, कंठ, दंत या उपयुक्त सभी, तो इन सभी से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन करते हैं हम किसका? तो मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन करते हैं ध्वनि विज्ञान में, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, वृत्ताकार, अवृत्ताकार, अ और ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर है अ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 97 है, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो व्यंजन हैं उनको बांटा गया है, हम सभी को पता है, स्पर्श व्यंजन होते हैं, उष्ण व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो संयुक्त व्यंजन है वो भी होते हैं, लेकिन आपकी बुक में केवल 3 ही माना गया है, यानी कि कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, उष्ण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। तो इसी वजह से यहाँ पर ऑप्शन बा को हम सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं स्वर तंत्री के कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से दंत व्यंजन है न, क, च या फिर ड। तो देखिए दोस्तों, त, थ, द, ध, न, ये जो है ये दंत व्यंजन है, तो ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो जो बहुत अधिक आश्चर्य होता है, बहुत अधिक खुशी होती है, शोक होता है, उत्साह होता है, तो हम प्रयोग करते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह का, एक पूर्ण विराम और उसके नीचे एक बिंदु, जैसे आहा हमारी टीम जीत गई, इस तरीके से, ओ ये क्या हुआ, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करके हम लिखते हैं शब्दों को। क्वेश्चन नंबर 101 है, ढ वर्ण किस वर्ग में आता है? तो ट, ठ, ढ, ढ, तो ये ट वर्ग में आता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों को हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं, या लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। जब हम कुछ लिखते हैं तो हाथों से ही तो गतिविधि होती है हमारे, तो ये किसने कहा है? ये श्रीमती मारिया मांटेसरी ने कहा है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। तो जो का वर्ग है, का, खा, गा, घा, ये कंठ ही है, ये तालु है, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा मूर्धा है, और त, थ, द, ध, न ये दंत है। क्वेश्चन नंबर 104 है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्व अनुभव, यानी कि किसी चीज को जा करके उसका निरीक्षण करके, खुद देख करके, स्वयं अनुभव करके, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करके भी हम ज्ञान में वृद्धि कर पाते हैं, जैसे कि शिक्षक से हम यही करते हैं। स्व अध्याय यानी कि खुद किताबों को पढ़ करके और पढ़ने का अभ्यास करके भी हम बहुत सारा ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, या उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 105 है, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है दोस्तों, वो है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। हालांकि आत्मविश्वास का अभाव भी कहीं ना कहीं विराम संबंधी समस्या का कारण होता है, लेकिन आपकी बुक में ऑप्शन आ को ही सही दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 है, विवृत स्वर इसमें से कौन से हैं? क, ख, आ और ओ, च, छ या ट, ठ। तो राइट आंसर है आ और ओ, क्योंकि इनको छोड़ करके बाकी सबके सब क्या है? व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 107 है, आनंद का पर्यायवाची है।
आमोद, प्रमोद, सुख या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यही है, क्योंकि ये सभी शब्द क्या है, खुशी ही देने वाले हैं। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र यही होते हैं। यहाँ पर इया दिया हुआ है, तो इया संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर बड़ा आ है, बाकी अ, ई, री ये सब ह्रस्व स्वर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, जिनके उच्चारण में निचला ओंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है वे क्या कहलाते हैं? व, ब, अ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जिनके उच्चारण में निचला ओंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, व। यानी कि वकारत से दंतोष्ठ, यानी कि जो व वर्ण है उसका जो उच्चारण है वो दंत और ओष्ठ दोनों से। व आप बोल के देखिए, व, तो आप देखोगे आपके जो निचले ओंठ है वो आपके ऊपर के दांतों को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। और ब, अगर आप ब को बोलोगे, ब आप बोल के देखो, ब, तो दोनों ओंठ आपस में मिल रहे हैं, प, फ, ब, भ। तो ये प वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओंठ होता है, ब। लेकिन व जब आप बोलोगे तो आप खुद अपने मुंह से बोल के देखिए, व, तो आप देखोगे आपके निचले ओंठ आपके ऊपरी दांतों को स्पर्श कर रहा है। और इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपकी बुक में ऑप्शन ब दिया हुआ जो कि गलत है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने 110 क्वेश्चन टोटल थे, सारे के सारे क्वेश्चंस को खत्म कर लिया। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में अब बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर आप सारे विषयों के नोट्स चाहते हैं, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद।